लड़का जिसकी उम्र महज 22 साल होती है वो रोजी रोटी कमाने के लिए अपने देश को छोड़कर सऊदी अरब में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो ड्राइवर का काम करने लगता है। दोस्तों, जहां पर वो ड्राइवरी का काम कर रहा था उस परिवार में 6 लोग होते हैं, जिसमें पति पत्नी, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। दोस्तों, उनके साथ वो इस तरह से काम करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्त नियम होते हैं। जब भी इनमें से किसी लेडीज़ को लेकर ये बाहर जाया करता तो हमेशा ही वो लेडीज़ इसके पास एक पर्ची फेंका करती और उस पर्ची में जो एड्रेस होता है उसे देखकर ये बाहर जहाँ भी उन्हें जाना होता वहाँ पर उन्हें लेकर जाया करता। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से इसे लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। यहाँ पर जो इस घर का मालिक होता है वो यही समझता है कि आजकल जो हमारा कामकाज है वो अच्छे से चल रहा है, जो मैंने नियम बताए हैं उसी नियम के अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर होता कुछ और है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी बड़ी वाली बेटी होती है उससे ये ड्राइवर प्यार करने लगता है, वो बेटी भी इससे प्यार करने लगती है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये सऊदी अरब में एक रियाज शहर पड़ता है। ये रियाज शहर की हकीकत की घटना है। एक रोहित नाम का लड़का जो सऊदी अरब में काम करने के लिए पहुंच जाता है और यहां पहुंचकर वो ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। यहां पर एक सेठ होता है जो सऊदी होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। एक बेटे की उम्र 12 साल और एक की 15 साल उसकी पत्नी होती है। बहुत ही अच्छा उनका बिजनेस होता है, वो अपने बिजनेस की वजह से ज़्यादातर बाहर रहा करते हैं। अब यहाँ पर उन्हें एक अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत होती है जो उनके घर में उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को बाज़ार से सामान लेवा कर ला सके, कोई शॉपिंग करनी है तो वो करा कर ला सके। तो यहाँ पर ये रोहित कुमार को एक पाकिस्तानी ड्राइवर को हटाकर वहाँ पर नियुक्त कर देते हैं और वहाँ पर रोहित इस तरह से काम करने लगता है, हर व्यक्ति को इसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि ये तो बहुत ही सीधा साधा है, ये अच्छे से कामकाज को किया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रोहित के साथ जब भी उनमें से कोई औरत जाया करती तो एक पर्ची में एड्रेस लिख कर लाया करती, उस एड्रेस को रोहित पढ़ता और उसके बाद ये लोग सीधे वहीं पर पहुंच जाया करते और रोहित इनका इंतज़ार गाड़ी में ही बैठकर किया करता। रोहित की जो ड्यूटी होती है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होती। रोहित हर दिन सुबह 6 बजे तैयार होकर यहाँ पर इनके घर के गेट के सामने गाड़ी को लगा देता। अब जब भी इनमें से किसी को कहीं जाना होता तो वहाँ पर इसके पीछे एक पर्ची डाल देते और सीधे 2 बार कांच को बजा देते। उसके बाद रोहित उस गाड़ी को लेकर सीधे उसी एड्रेस पर पहुँच जाया करता। बीच में रोहित के साथ कोई बातचीत नहीं होती। जब इन्हें अपने स्थान से वापस आना होता तो वापस आकर फिर ये पर्ची में लिख दिया करते और 2 बार उसी तरह से कांच को बजा दिया करते। वापस रोहित उन्हें वहीं पर लाकर छोड़ दिया करता। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर इस सेठ की बड़ी वाली बेटी, जिसका नाम आफरीन होता है, उम्र लगभग 24 साल होती है, वो यहाँ पर अकेली इस लड़के के साथ कहीं जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर वो एक पर्ची डालती है और यहाँ पर जब वो सीट पर देखता है तो सीट पर पहले ही बहुत सारी पर्चियाँ पड़ी होती हैं, क्योंकि हर शुक्रवार को इसको ये सारी पर्चियाँ इकट्ठा करके उस मालिक को देनी होती हैं। मालिक ये देखता कि कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो सही भी जा रहे हैं या ये सही से काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आज आफरीन इसके साथ जाना चाहती थी, वहाँ पर वो उन्हीं पर्चियों में इस पर्ची को फेंक देती है। अब यहाँ पर जो रोहित होता है वो भूल जाता है कि इसने कौन सी पर्ची फेंकी है, लेकिन ज़्यादातर ये लड़की एक मॉल के अंदर जाया करती। अब उनमें से उन पर्चियों को इकट्ठा करता है और सीधे सीधे उस मॉल पर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद गाड़ी को जाकर जो पार्किंग होती है उसमें खड़ी कर देता है। अब यहाँ पर आफरीन उस गाड़ी में बैठी रहती है। रोहित देखता है कि ये तो उतर ही नहीं रही। अब पीछे की तरफ घूम कर देखता है, शीशे में से देखता है कि ये तो यहीं पर बैठी हुई है। अब रोहित की तरफ वो लड़की देखने लगती है, लेकिन ये रोहित यहाँ इससे कुछ भी बात नहीं कर पाता, चुपचाप वहाँ पर बैठा होता है। थोड़ी देर बाद फिर ये उसकी तरफ देखती है और अपने मोबाइल में लिखती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो।
तो रोहित फिर भी कुछ जवाब नहीं देता। उसके बाद फिर दोबारा से अपने मोबाइल में 5 मिनट के बाद लिखकर वही शब्द दोहराती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। लेकिन यहाँ पर रोहित कुछ भी नहीं कहता, वो डरा सा सहमा सा चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद आफरीन उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि क्या तुम गूंगे हो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है। पहली बार रोहित ने भी उसकी आज आवाज़ सुनी थी दोस्तों। उसके बाद रोहित कुछ भी नहीं बोलता। फिर दोबारा उससे कहा जाता है कि क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है। उसके बाद रोहित कहता है कि मैं गूंगा तो नहीं हूं, लेकिन तुम लोगों ने, तुम्हारे पिताजी ने मुझे गूंगा बनाकर रखा हुआ है। ऐसे भला कहाँ होता है कि तुम पर्ची लिखकर मेरे को देती हो। क्या तुम मुझे बोल के नहीं बता सकती कि मुझे उस जगह पर जाना है। तो यहाँ पर जो आफरीन होती है उसकी तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि बोलते तो तुम काफ़ी अच्छे हो, फिर तुम यहाँ पर क्यों मुझे लेकर आए। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि जो आपने पर्ची डाली थी वो पर्ची इन सारी पर्चियों में मिक्स हो गई, इस वजह से मुझे नहीं पता था कि मुझे आपको कहाँ लेकर जाना है, और मैं यहाँ इसलिए लेकर आया क्योंकि ज़्यादातर आप यहीं पर आया करती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये लड़की होती है आफरीन उससे कहती है कि यहाँ पर मुझे नहीं आना, मुझे फ़लाँ जगह पर चलना है। उसके बाद उसे ये लड़का फ़लाँ जो दूसरी जगह होती है जिसका ये एड्रेस बताती है उस जगह पर ले जाता है। अब ये लड़का डरता रहता है और डरते डरते ये पसीनाओं में बिल्कुल नहा जाता है। आफरीन उससे कहने लगती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैडम मेरा डरना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इस सब के बारे में मालिक को पता चल गया तो मुझे नौकरी से तो निकाल ही दिया जाएगा, लेकिन मेरे साथ में कुछ और भी गलत हो सकता है। यहाँ पर वो लड़की भी कहने लगती है कि हाँ, अगर इस सब के बारे में बाबा को पता चला तो बाबा मुझसे भी नाराज़ होंगे और कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन पता कैसे चलेगा जब हम दोनों इस सब के बारे में किसी को बताएंगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। हम दोनों इस सब के बारे में नहीं बताएंगे, तुम्हें भी नहीं बताना है और मैं भी नहीं बताऊंगी। दोस्तों यहाँ पर रोहित भी तैयार हो जाता है कि ठीक है मैडम, इस सब के बारे में हम नहीं बताएंगे। पहली बार वो जो हिजाब पहनकर रखती थी उस हिजाब से वो अपने चेहरे को अलग करती है। जब रोहित उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इधर जो आफरीन होती है वो भी रोहित को देखती है तो वो भी बस देखती ही रह जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर रोहित फिर उसे लाकर उसके घर छोड़ देता है। यहाँ पर इन लोगों के साथ में जो इनके घर वाले, जो इनका पिता होता है, जो इस घर का मुखिया होता है, वो इनको बाहर जब भी जाते हुए देखता तो वो इसी तरह से देखना चाहता था कि शरीर का कोई भी अंग दिखना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि इनके नाखून भी नहीं दिखने चाहिए। हाथ में भी ये लोग दस्ताने पहनकर जाया करती थी। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे और समय बीतने लगता है और उसके बाद एक दिन का वाकया होता है जब आफरीन एक पर्ची लिख कर लाती है और पर्ची लिखकर इस ड्राइवर की सीट पर डाल देती है। तो यहाँ पर उससे कहने लगती है कि चलो फलां जगह पर चलना है। तो यहाँ पर वो लड़का उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि मैडम अभी तो आपने पर्ची डाली है, अब आप मुँह से क्यों बात कर रही हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि ये पर्ची तो बस दिखावे के लिए है, मैं तो बात करके ही तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उसके बाद ये लोग दोनों के दोनों वहाँ से चलने लगते हैं और एक बेसमेंट में जाकर ये लड़का अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा देता है। जैसे ही उस गाड़ी को पार्किंग में लगाता है तो पीछे मुड़कर देखता है लड़की उतर ही नहीं रही। उसके बाद थोड़ी देर तक वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद फिर देखने लगता है, फिर उसको आवाज़ देने लगता है कि मैडम उतर जाइए, आपका स्थान आ चुका है। लेकिन मैडम फिर भी नहीं सुनती। फिर दोबारा आवाज़ देता है कि मैडम उतर जाइए, आपका स्थान आ चुका है। लेकिन मैडम फिर भी कुछ नहीं कहती। उसके बाद ये लड़का फिर उस मैडम से कहता है कि मैडम आप उतर जाइए। उसके हाथ को हिलाने लगता है लेकिन फिर भी मैडम नहीं सुनती। 2-3 बार उसके हाथ को हिलाता है और कहने लगता है कि मैडम उतर जाइए, आपका स्थान आ चुका है। फिर मैडम उससे कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे टच किया। तो यहाँ पर वो लड़का कांपने लगता है, कहने लगता है कि मैडम मैंने आपको टच नहीं किया, मैंने तो बस आपको जगाया है, आप नींद में थी इसलिए मैंने आपको जगाना उचित समझा, क्योंकि काफ़ी टाइम आपको यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं देख रही थी तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं खुद अपनी आंखें खोलूँ, मैं यही चाहती थी कि तुम मुझे जगाओ। अब उस लड़के से कहती है कि आप पीछे की सीट पर आ जाओ। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पीछे की सीट पर नहीं आ सकता। वो कहती है कि मेरी भी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मुझे भी ज़रूरत है कि एक अच्छा दोस्त मिले और तुमसे अच्छा दोस्त मुझे और कौन मिल सकता है, आप पीछे की सीट पर आ जाइए। यहाँ पर उस लड़के को फिर पीछे की सीट पर बुलाती है। वो लड़का डरता हुआ पीछे की सीट पर तो आ जाता है, लेकिन आने के बाद उससे दूर बैठ जाता है। लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि पास बैठिए, दूर क्यों बैठना है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैडम जी
दूर ही ठीक हूँ मैं, अगर पास आया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि गड़बड़ से क्यों डरते हो, पास आइए। उसके बाद लड़की उसके गले लग जाती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये लड़का भी डरता हुआ उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और कहने लगता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं दोस्तों। उसके बाद ये दोनों के दोनों ही उस मॉल के अंदर जाते हैं और वहाँ से जो भी सामान खरीदना होता है खरीद कर वापस फिर ये अपने घर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे इसी तरह से इनका कामकाज चलने लगता है। आफरीन ज़्यादातर अब इस लड़के के साथ घूमने लगती है दोस्तों। लगभग इनके प्यार को चलते हुए 1 साल हो जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। एक दिन का वाक़या होता है जब आफरीन की माँ को इस सब के बारे में पता चल जाता है। तो आफरीन की माँ आफरीन से कहने लगती है कि तू ये क्या गलती कर रही है, अगर इस सब के बारे में तेरे पिता को पता चल गया तो तुझे पता है इस लड़के के साथ में क्या होगा। यहाँ पर आफरीन डरती हुई कहने लगती है कि माँ, इसमें इसकी कोई कमी नहीं है, ये सब मेरी ही कमी है, मैंने ही इसको प्रपोज़ किया, मैंने ही इसके साथ में प्यार करने की गलती की है। अब यहाँ पर माँ भी सोचने लगती है और फिर ये दोनों माँ बेटी उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं, पर्ची डाली जाती है और फिर ये आगे की तरफ चलने लगता है। पहली बार जो आफरीन की माँ होती है वो भी आज रोहित से बातचीत कर रही होती है और रोहित से कहने लगती है कि बेटा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन यहाँ का जो कानून है, हमारे जो पति हैं इस सब के लिए राज़ी नहीं होंगे। अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम यहाँ से अपने देश लौट जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों उसके बाद वो लड़का वहाँ से अपने देश वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानी आपके साथ हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार।